नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं द मच अवेटेड एंड मोस्ट वांटेड जो पेपर है आपका, दैट इज एमडीसी पेपर जनरल इंग्लिश। और हाँ, ये पेपर सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। क्योंकि देखो, जो आपका एमडीसी पेपर है जिसमें आपके तीन पेपर है, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर, एलिमेंट्री कंप्यूटर। अब जैसे मान लो कोई भी पेपर है, आपको ये तीन पेपर है, तीनों तीन सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आपको इनको पास करना है। चाहे इनमें से किसी को भी आप पहले सेमेस्टर में पढ़ लो, किसी को भी आप दूसरे में पढ़ लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो कॉमन पेपर है, आप तीनों पेपर में है, तीनों सेमेस्टर के लिए कॉमन पेपर है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखा है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में कौन से रहने वाले हैं आपके लिए, और साथ ही में जानेंगे 2025 का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो 26 लिख दिया गलती से। 2025 का जो पेपर है उसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि 2025 में जो जनरल इंग्लिश है उसका कैसा पेपर आया था। कॉमन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स जनरल इंग्लिश, 3 घंटे का आपका ये पेपर होना है। जो भी एमडीसी है बच्चों आपका, वो 3 आवर्स का ही पेपर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इनको। क्या पूछा गया था सेक्शन ए में, यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू सेंटेंस, यानी कि ये एक जैसे उच्चारण वाले जो शब्द है जैसे फ्लावर, फ्लावर, इनको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस एज होमोनिम्स, यानी कि बार और बो, इनको आपको एक सेंटेंस में यूज करना है। राइट दी सिनोनिम ऑफ दी फॉलोइंग, इनके आपको सिनोनिम बताने हैं, यानी कि एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम सिनोनिम कहते हैं। फिर आता है राइट दी एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि इनके अपोजिट, सॉफ्ट का हो गया अपोजिट, लेजी का अपोजिट हो गया, वो सब। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एस वी ओ, क्या होता है, वेयर was the birth of khadi taken from, what is the spoken english and broken english, what type of tax is night train of devli, and how many are types of pronouns। ये आपसे ए सेक्शन में पूछे गए थे। बी सेक्शन में आपसे पूछा गया राइट ए नोट ऑन synonyms and antonyms, what is the difference between homonyms and homophones, explain with examples। फिर आपसे सेकंड यूनिट में पूछा गया राइट डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नाउन, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, व्हाई गांधी जी हैज मेंशनड गंगाबेन मजूमदार, डिस्क्राइब द रेलवे स्टेशन ऑफ देवली, व्हाट आर द विजिबल ऑप्शंस व्हाइल राइटिंग एन ईमेल, एंड व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ये आपसे बी सेक्शन में पूछे गए, और सी सेक्शन में आपसे एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इंग्लिश का पेपर इस तरीके का नहीं होता है, आप मानो यकीन इसका, क्योंकि ये तो कोई एआई से जनरेट किया हुआ पेपर था जिसमें आपसे क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछे गए। और ना, इंग्लिश का पेपर तो बहुत ऐसे ग्रामेटिकली फॉर्मेट के जैसा होता है कि आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे आपने ए सेक्शन में आपने देखा। अब क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि पेपर किस तरीके का आएगा, तो मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए दोनों ही तरीके का पेपर मैं यहाँ पे आपको दे सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके आंसर की, कि किस तरीके का पेपर आया था पीछे और उसका क्या आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन था यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू सेंटेंस, यानी कि एक जैसे जो वर्ड है बोले जाते हैं, जैसे फ्लावर, फ्लावर, इनको आपको सेंटेंस में यूज करना था। जैसे द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो फूल है उनकी जो सुगंध है या उनकी जो गंध है वो बेहद खूबसूरत है या मीठी है या सुगंधित है। फ्लावर मीन्स ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी फ्लावर का मतलब होता है फूल का, पौधे का एक जो खूबसूरत हिस्सा होता है जिसे हम फूल कहते हैं। वही फ्लावर की बात करें, माई मदर यूज्ड फ्लोर टू मेक ब्रेड, यानी कि मेरी माँ आटे से क्या बनाती है, रोटियां बनाती है। तो यहाँ पे जो फ्लोर है इसका मतलब क्या होता है, आटा। आटा का मतलब क्या होता है, फ्लोर मीन्स पाउडर मेड फ्रॉम व्हीट, यानी कि गेहूं से पाउडर बनाते हैं, उसे हम आटा कहते हैं, पाउडर कहते हैं या फिर फ्लोर कहते हैं। तो दोनों एक जैसे शब्द थे, आपने वाक्य प्रयोग किया। अगला है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस एज होमोनिम्स, यानी समानार्थी और समरूपी जैसे दिखने वाले जो वर्ड है उनको आपको यूज करना है सेंटेंस में। जैसे बार दिया हुआ था, तो सेंटेंस एक कैसे बनेगा इससे, कि ऑर्डर्ड जूस एट बार, यानी कि उसने बार के जो काउंटर है, रेस्टोरेंट काउंटर है, उस पर जूस का ऑर्डर दिया, तो ये बार का मतलब हो गया रेस्टोरेंट। और फिर दूसरा, द प्रिजनर वाज केप्ट बिहाइंड बिहाइंड बार्स, यानी कि जो कैदी है वह मेटल रोड के पीछे, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि सलाखों के पीछे, तो बार्स का मतलब क्या हुआ, सलाखे। तो बार और बार्स दोनों एक जैसे वर्ड है। बार है जो मोर देन वन मीनिंग, सो इट इज होमोनिम, यानी बार एक से ज्यादा अर्थ रखता है, इसलिए इसे होमोनिम या समा कहा गया है, बहु अर्थ इसको कहा गया है। अगला है बो, बो का मतलब क्या होता है, सी गेव ए बो बिफोर द ऑडियंस, यानी पहला सेंटेंस आपने कहा कि उसने दर्शकों के सामने मुझे झुककर अभिवादन किया, तो बो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रेस्पेक्ट में झुकना।
सेकंड सेंटेंस है द हंटर यूज्ड ए बो टू शूट एरोज, यानी कि हंटर ने बो एरोज को शूट करने के लिए एरो को क्या किया। ऐसे एक तरीके से यहाँ पे जो बो है इसका मतलब क्या है, हथियार से है, विपन से है, तो एक जैसा वर्ड है, एक ही वर्ड है लेकिन अर्थ इसके डिफरेंट है। फिर है राइट दी सिनोनिम्स ऑफ दी फॉलोइंग, इनके सिनोनिम बताओ, यानी कि लॉन्ग को आप लेंदी लिख सकते हो, एक्सटेंडेड लिख सकते हो। ए सिनोनिम मीन्स ए वर्ड विद द सेम और सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम एक ऐसा शब्द होता है जिसके मीनिंग और एक तरीके से जो अर्थ है वो एक जैसे सेम होता है। जैसे लॉन्ग का लंबा भी, लॉन्ग का मतलब भी लंबा होता है, लेंदी का मतलब भी लंबा होता है। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव को आप एनर्जेटिक और बिजी भी लिख सकते हो। एक्टिव मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि हम कहते हैं ना बड़ा एक्टिव बंदा है, या फिर एक्टिव का मतलब क्या है, वह किस काम में एक्टिव है, यानी कि लगा हुआ है, तो एक्टिव का मतलब बिजी भी होता है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी सॉफ्ट का विपरीत शब्द बताओ या विलोम शब्द। तो सॉफ्ट का आपने क्या बताया, हार्ड। तो एक्सप्लेनेशन में आपका लिखोगे नहीं, आलेंगे बताने के लिए है। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड, यानी कि सॉफ्ट का आपने क्या लिखा, हार्ड लिख दिया। लेजी का आपने क्या लिख दिया, एक्टिव या हार्ड वर्किंग लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन पे, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता, कर्म, क्या बोलते हैं, कर्म। एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट या वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिस पर क्रिया का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ रही है या पढ़ती है, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, रीड्स क्या होगी, वर्ब, और बुक क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बुक पे पड़ रहा है, तो बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि काम क्या हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, तो पढ़ा क्या जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है। तो क्रिया का या वर्ब का जहाँ इफेक्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज एस वी ओ, एस वी ओ स्टैंड फॉर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विच इज द बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को एसवीओ कहते हैं, जो कि एग्जाम इंग्लिश में सेंटेंस या वाक्य बनाने का क्या है, एक बेसिक पैटर्न होता है। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर वाज द बर्थ ऑफ खादी टेकन फ्रॉम। द बर्थ ऑफ खादी इज टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि जो द बर्थ ऑफ खादी जो ये क्या है, इसका पाठ है, लेसन है, कविता है, ये कहाँ से ली गई है, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, जिसका नाम क्या था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द लेसन एक्सप्लेन्स हाउ खादी बिकम्स ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, और इसमें बताया गया है कि जो खादी है वो किस तरीके से आत्मनिर्भरता का और इंडिया की आज़ादी का मूवमेंट जो हुआ था उसमें एक सिंबल की तरह किस तरीके से प्रयुक्त हुआ। तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ है। व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, यानी कि स्पोकन इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश क्या है। स्पोकन इंग्लिश इज करेक्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश यूज्ड इन डेली कम्युनिकेशन, यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश है वह सही और प्रभावी इंग्लिश है, यानी कि जिसे हम डेली रूटीन में बोलते हैं। वाइल ब्रोकन इंग्लिश इज इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंग्लिश कंटेनिंग ग्रामर मिस्टेक, जबकि जो ब्रोकन इंग्लिश है उसका मतलब है कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उसमें टूटी फूट इंग्लिश होती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होते हैं, उसे ब्रोकन इंग्लिश कहते हैं, और जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है उसे स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज नाइट ट्रेन एट देवली, यानी कि जो नाइट ट्रेन एट देवली लेशन है ये किस तरीके का टेक्स्ट है। नाइट ट्रेन एट देवली इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, यानी कि रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक छोटी कहानी है। इट इज फिक्शनल स्टोरी बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस, मेमोरीज एंड रिलेशनशिप। ये जो मानव की जो भावनाएं हैं, यादाश्तें हैं या स्मृतियां हैं और जो संबंध होते हैं उन पर बेस्ड एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव करके 8 प्रोनाउन या सर्वनाम होते हैं। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम, राम की जगह आपने यूज में ले लिया ही, वह। सीता की जगह आपने ले लिया सी, तो यानी संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक बार एक जंगल था, जंगल में एक शेर था, एक यह बहुत भूखा था, तो ये जो यह वर्ड आया ये किसके लिए आया, शेर के लिए। शेर क्या है, नाउन है, और यह क्या है, प्रोनाउन है।
अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन है जो अब 2026 के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो पहला है वोकेबुलरी एंड ट्रांसलेशन, यानी कि यूनिट फर्स्ट से व्हाट आर होमोफोन्स, गिव टू एग्जांपल। होमोफोन्स क्या होते हैं, कोई दो एग्जांपल दो। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, यानी कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, और अर्थ भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। दे शुड सॉरी दे साउंड अलाइक बट आर यूज्ड डिफरेंटली इन सेंटेंसेस, यानी कि वो एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन सेंटेंस में यूज अलग तरीके से आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे राइट और राइट, यानी राइट का मतलब सही है और इस राइट का मतलब लिखना है, तो बोलना एक तरीके से जाता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। सी सी, एक सी का मतलब समुद्र हो गया, एक सी का मतलब देखना हो गया। तो ऐसे वर्ड जो दिखते हैं बोले एक जैसे जाते हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग होता है। What are homonyms? Give two examples. Homonyms क्या है? Example दो. Homonyms are words that have the same spelling and pronunciation but different meanings. यानी कि अ, इनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है और लेकिन इनकी जो क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। द मीनिंग्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और इनका मीनिंग डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फेयर फेयर रखा है लेकिन एक होता है डियर और डियर, दोनों एक जैसे ही है, स्पेलिंग एक जैसी है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। इस डियर का मतलब हो गया जैसे हिरण या हरिण जिसको बोलते हैं, और इस डियर का मतलब हो गया महंगा। तो बोला एक जैसा जा रहा है लेकिन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्पल या सॉरी इनके अर्थ अलग होते हैं। इसे होमोनिम्स कहते हैं। हालांकि मैंने ये जो रखा है ये तो आपको होमोफोन्स का ही एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स सच एज हैप्पी, जॉयफुल, यानी जो सिनोनिम होते हैं वह एक सिमिलर मीनिंग देते हैं। जैसे हैप्पी का मतलब भी खुश हो गया और जॉयफुल का मतलब भी खुश हो गया। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, जबकि जो एंटोनिम्स होती है विपरीत अर्थी वर्ड शब्द होते हैं, वो अलग अलग अर्थ देते हैं, विलोम शब्द होते हैं। सच एज हॉट और कोल्ड, यानी हॉट का मतलब गर्म हो गया, कोल्ड का मतलब ठंडा हो गया। दे हेल्प इम्प्रूव वोकेबलरी एंड राइटिंग स्किल, ये हमारी वोकेबलरी को राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। व्हाट आर सिनोनिम्स, गिव टू एग्जांपल्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, एग्जांपल बताओ। सिनोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ और ऑलमोस्ट उनके मीनिंग सेम होते हैं, उन्हें सिनोनिम कहते हैं, यानी समान अर्थी शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द। दे मेक लैंग्वेज रिचर एंड मोर इफेक्टिव, इनसे हमारी भाषा और ज़्यादा रिच होती है और अच्छी प्रभावशाली होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बिगन और स्टार्ट, बिगन का मतलब भी शुरू करना होता है और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है। तो स्टार्ट करो, लेट्स बिगन, तो स्टार्ट करो एक नॉर्मल हो गया, लेट्स बिगन करो तो एक अच्छा स्टैंडर्ड का हो गया। लार्ज का मतलब भी बड़ा और बिग का मतलब भी बड़ा, तो ये क्या है, सिनोनिम है। अगला है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड यूनिट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला है व्हाट इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एक वर्ड की कैटेगरी होती है जिनका जो फंक्शन है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनका वर्ड के सॉरी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में उसका किस तरीके से काम होता है उसके ऊपर बेस ये क्या है, शब्दों की कैटेगरी होती है। इंग्लिश ग्रामर हैज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस, यानी कि 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं। व्हाट इज नाउन, गिव टू एग्जांपल। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, यानी कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्दों का जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है। एग्जाम्पल्स आर जैसे रिया लड़की का नाम हो गया, जयपुर जगह का नाम हो गया, बुक कोई चीज का नाम हो गया, ऑनेस्टी एक भाव का नाम हो गया, एक गुण का नाम हो गया, इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। What are the basic elements of a statement, a sentence? The basic elements of sentence are subject, verb and object. यानी किसी भी जो सेंटेंस है वाक्य उसका बेसिक जो एलिमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। ए कंप्लीट सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट दैट फॉलोज द करेक्ट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। एक जो कंप्लीट जो सेंटेंस होता है वो एक प्रॉपर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉलो करता है, बताता है। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल क्या है। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन नाउ
रेगुलरली और आर जनरली ट्रू, यानी कि अभी हो रही है या हो रही है, गठित हो रही है नियमित तौर पे, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इट हैज 4 फॉर्म्स, इसके 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जिसमें हम इज, एम, आर वर्ब्स को देखते हैं। व्हाट इज पास्ट टेंस? भूतकाल क्या है? पास्ट टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि जो पीछे घटित हो गया उसे बताता है। इट आल्सो हैज 4 फॉर्म, इसकी विचार क्रियाएं सॉरी प्रकार हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वॉज, वर एंड हैड। फिर है कॉन्फ्रेंशन, यानी कि थर्ड यूनिट से बात करें तो वो वाज गंगाबेन मजूमदार। गंगाबेन मजूमदार कौन थी? गंगाबेन मजूमदार वाज ए डिवोटेड सोशल वर्कर वो हेल्प्ड महात्मा गांधी रिवाइव द स्पिनिंग व्हील, यानी कि जो चरखा वगैरह की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का ये जो चरखा वगैरह वाला काम था उसको पुनर्जीवित करने के लिए काफी गंगाबेन मजूमदार ने मदद करी थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। She searched villages to find spinning wheels and skilled spinners, making an important contribution to the खादी movement। इन्होंने गांव-गांव में जो कताई करने वाले हैं उनकी तलाश करी थी और उनको इस तरीके के जो कारीगर थे चरखा चलाने वाले उनको ढूंढा और एक बहुत बड़ा जो खादी मूवमेंट है, जो खादी का आंदोलन चलाया था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वाई डिड गांधी जी प्रमोट खादी? गांधी जी ने खादी को क्यों प्रमोट किया? गांधी जी promoted खादी to encourage self reliance, reduce dependence on foreign cloth and provide employment to rural people, यानी गांधी जी ने आत्मनिर्भरता के लिए और जो फॉरेन के कपड़े हैं, विदेशी कपड़े हैं, उन पे डिपेंडेंसी ना हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण लोगों में, उसके लिए उन्होंने खादी को प्रमोट किया। खादी बिकम ए सिंबल ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट एट एंड स्वदेशी। जो खादी है वो भारत का जो आज़ादी का संग्राम था उसका, और जो स्वदेशी है उसका क्या बन गया? एक प्रतीक बन गया था। वेयर इज द स्टोरी नाइट ट्रेन एट देवली सेट, यानी कि जो नाइट ट्रेन एट देवली स्टोरी ये कहाँ की है? द स्टोरी इज सेट एट द स्मॉल रेलवे स्टेशन ऑफ देवली इन इंडिया। ये देवली स्टेशन पे सेट की हुई स्टोरी है। द स्टेशन इज क्वाइट एंड आइसोलेटेड वेयर द नरेटर्स मीट्स ए यंग बास्केट सेलर ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी, यानी कि एक आइसोलेटेड रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कोई नहीं आता या फिर वहाँ पे कोई इतनी चहल पहल नहीं है। वहाँ पे जो लेखक है वो एक छोटे टोकरी बेचने वाले बच्चे से मिलता है अपनी यात्राओं के दौरान। उन्होंने इस पे बेस्ड ये कहानी लिखी है जो कि रस्किन बॉन्ड की कहानी है शायद। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, यानी कि जो स्पोकन ब्रोकन इंग्लिश ये है इसकी मेन थीम क्या है? द ऐसे एम्फसाइजेस दैट इंग्लिश इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, यानी इस ऐसे में बताया गया है कि जो इंग्लिश है ये सोशल स्टेटस का मीनिंग या मीन नहीं है, साधन नहीं है, जबकि ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया है, यानी कि भाषा है, कम्युनिकेशन का जरिया है, ये कोई सोशल स्टेटस नहीं है। Bernard Shaw encourages people to speak English confidently instead of worrying about perfect pronunciation। जो बर्नार्ड शो है, जो इसके नरेटर है या लेखक है, वो कहते हैं कि इस इंग्लिश बोलनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी चाहिए, इस बात की चिंता किए बिना कि आप सही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंशन पैसेज, यानी कि जो पैसेज का संक्षिप्तीकरण होता है उसके पीछे क्या पर्पज होता है? व्यापकीकरण होता है। तो कॉन्फ्रेंशन पैसेज टेस्ट स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी, वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी स्टूडेंट की रीडिंग करने की एबिलिटी को, वोकेबलरी को और समझने की क्वालिटी को जानने के लिए ऐसा किया जाता है। इट हेल्प्स इम्प्रूव इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड लैंग्वेज स्किल। ये इंटरप्रेट करने के लिए, रीजनिंग यानी कितनी आप लॉजिकल चीज़ें सीख पाते हो और कितनी आपकी भाषाई स्किल है उसको जानने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि व्याख्या करवाना, पैसेज की क्या करवाना? व्याख्या करवाना। फोर्थ यूनिट में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जो कि कॉम्पोजिशनल स्किल से रिलेटेड है? व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर? एक जो औपचारिक पत्र है वो क्या है? ए फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पजेज। जो ऑफिस और प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर होता है। इट फॉलोज ए प्रॉपर फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट प्रॉपर होता है। जैसे आपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखी थी छुट्टी के लिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय वगैरह वगैरह, सर नंबर निवेदन है कि आज मैं इस कारण से नहीं आ पाऊंगा, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट फला फला डिमका डिमका। तो ये फॉर्मेट क्या है? फिक्स है। तो ये कैसा है लेटर? ये फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इंक्लूडिंग द सेंडर्स एड्रेस,
इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर का एड्रेस होता है, सब्जेक्ट क्या है वो होता है, सैल्यूटेशन होता है, यानी आप बोलते हो जैसे प्रणाम वगैरह, इसमें जो भी प्रणाम वगैरह तो नहीं लिखा जाता, वो तो इनफॉर्मल में होता है। जैसे आपने लिखा सर, रेस्पेक्टेड सर, दैट इज सैल्यूटेशन। बॉडी यानी कि वो जो मैसेज बॉडी है, एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग आपको इसको किस तरीके से करनी है, एंड सिग्नेचर इसमें होता है। तो इसके कुछ ये सारे प्रमुख इसमें एलिमेंट्स होते हैं और इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या है भाई? देखो ये जो लेटर है ये हार्ड में भेजा जाता है तो लेटर हो गया, और इसको जब हम डिजिटल तौर में भेजते हैं तो ये क्या कहा जाएगा? ईमेल कहा जाएगा। एन ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट थ्रू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू भेजा जाने वाला मैसेज है। इट इज फास्ट एंड कन्वीनियंट, ये फास्ट और कन्वीनियंट है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स फील्ड सच एज टू, सब्जेक्ट, बॉडी एंड अटैचमेंट। इसमें टू यानी किसको भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट यानी किस बारे में है, बॉडी में होता है, और इसके साथ क्या अटैचमेंट फाइल की गई है, ये इसके कुछ फील्ड होते हैं। व्हाट आर दी बेसिक पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर के बेसिक पार्ट्स क्या है? तो वही हमने अभी बात करी इसकी। इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, डेट, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, ये सब इसमें होते हैं। व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? तो पैराग्राफ राइटिंग है वो क्या है? पैराग्राफ राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग वन मेन आइडिया इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कि जो मेन आइडिया होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने दोस्त पे आप एक पैराग्राफ लिखो, तो दोस्त पे आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसा हम कहते हैं। तो आप एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो, तो इसमें जो मेन आइडिया उसके बारे में आपको चीजें लिखनी है, सेंटेंसेस लिखने हैं। ए गुड पैराग्राफ हैज ए टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। और एक अच्छा पैराग्राफ होता है उसमें एक टॉपिक अच्छा यानी सही सेंटेंस होते हैं, सपोर्टिंग चीजें होती है, एक दूसरे से जुड़ने वाली चीजें होती है, एंड इसकी कंक्लूजन इसका एकदम सही तरीके से इसको आप कब खत्म करते हो, ये इसकी कुछ क्वालिटी होती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ? एक अच्छे पैराग्राफ की क्या गुण होते हैं? ए गुड पैराग्राफ शुड हैव यूनिटी, कोहेरेंस, क्लैरिटी एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एकजुटता होती है, उसमें स्पष्टता होती है, उसका प्रॉपर संगठन होना है होता है। यानी कि ऐसे नहीं आपने कहा कि मेरा दोस्त राम है, राम की चप्पल टूट गई। अब देखो इन शब्दों में कुछ भी नहीं है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से प्रॉपर वे में कनेक्टेड नहीं है। आपको कहना कि मेरा दोस्त राम है, एक बार हम पहाड़ में घूमने गए थे, अचानक उसका पैर से उसका टकराया और चप्पल टूट गई। अब जो चप्पल टूट गई वो सेंटेंस है वो अच्छा कनेक्शंस के साथ चल रहा है। तो एक अच्छा पैराग्राफ में क्या होता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। All sentences should relate to one central idea and be arranged in a logical order, यानी जितने भी इसमें वाक्य होते हैं वो सेंट्रल आइडिया के साथ जुड़े हुए होते हैं और प्रॉपर तरीके से लॉजिकल वे में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। ये एक अच्छे पैराग्राफ की विशेषताएं होती है। तो ये तो थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन मैं केवल ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताऊं तो और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? तो हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। व्हाट इज होमोफोन्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटोनिम से पूछे जा सकते हैं। ट्रांसलेट करवाया जा सकता है, जैसे समय मूल्यवान है, टाइम इज वेरी वैल्यूबल, बहुत मूल्यवान है। सेकेंड यूनिट से व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है? A verb is a word that expresses an action, occurrence or state of being in a sentence, यानी कि जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहा जाता है। जैसे राइट, रन, ईट, इज एंड बिकेम वगैरह वगैरह। यानी जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो तो वॉच, वॉच कर रहे हो, आप क्लास क्या कर रहे हो? वॉच कर रहे हो। तो वॉच क्या है? वर्ब है, यानी काम होना पाया जा रहा है इसमें। फिर है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस? सब्जेक्ट यानी कि द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म एंड द एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड इन सेंटेंस, यानी कि जो काम को परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज सेंटेंस सब्जेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर? 4 प्रकार के होते हैं। वो इज द ऑथर ऑफ नाइट ट्रेन एट देवली, नाइट ट्रेन एट देवली का ऑथर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इसके क्या है? ऑथर है। द हु रोट द बर्थ ऑफ खादी, बर्थ ऑफ खादी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी, इनकी ऑटोबायोग्राफी से ये लिया हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश के ऑथर कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शो, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये इसके ऑथर है। व्हाट इज फॉर्मल लेटर क्या है? ईमेल क्या है? पैराग्राफ राइटिंग क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और बी सेक्शन के भी आप यहाँ पे कई क्वेश्चन देख सकते हो जो एग्जाम में आए हैं, उनको भी यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से भी इसमें रखे हैं जो एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मैं भी
पूरा वीडियो नहीं देखते। अगर जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है उसने कभी कमेंट नहीं किया कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कि आपकी स्क्रीन पे बार-बार ये चीज़ बिना बोले ही आपके सामने शो होती रहती है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगी। और वेबसाइट में जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो, उसमें भी आपको ऐसा कैसा मिलता है गेट पीडीएफ, उसके आगे आपको लिंक मिलता है, आप उस पे जैसे क्लिक करोगे, आप हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ आप जाओगे तो स्टडी मटेरियल आपके एक टैब दिखेगी और उसमें जैसे जाओगे तो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो मैंने ये जो फाइल है, ये फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में ही मैं इसको अपलोड करूँगा। तो आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब भी आप इंग्लिश की क्लास देखते हो तो आपके लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी हमारी जनरल इंग्लिश एमडीसी की क्लास। यहाँ तक वीडियो में आप साथ बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाए, और हाँ, क्लास को हाइप करना ना भूलें। आपकी हाइप से क्लास उन बच्चों तक भी पहुँचती है जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, किसी कारणवश भटक रहे हो या फिर उनको एक प्रॉपर क्लास नहीं मिल पा रही हो, तो उन तक भी ये क्लास पहुँचेगी। तो आपका एक हाइप उन तक उनकी एग्ज़ाम में अच्छी मदद कर सकता है। सो keep studying, keep connected with your career readiness, have a nice day, have a great time and all the best for your examination। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और एग्जाम देकर इधर आके आप कमेंट भी करें कि हमारी क्लासेज आपको कितना बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। तो ऑलवेज बी फोकस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।